लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, MS एक्सेल का पार्ट 2। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त बहुत जल्दी जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने प्यारे से सेशन को। इससे पहले की क्लास में हमने जान लिया था कि MS एक्सेल किस काम आता है, MS एक्सेल के कौन कौन से वर्जन आए हैं, और MS एक्सेल को जब हम ओपन करते हैं तो क्या नेम बॉक्स होता है, क्या फॉर्मूला बार होता है, या टाइटल बार कहाँ होता है। ऐसी कुछ चीज़ें हम जान चुके थे, बाकी जो चीज़ें रह गई थी उन्हें हम अब आज की क्लास में यहाँ पर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले आप सभी मुझे ये बता देंगे कि आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने कल का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन था यूट्यूब पर उसे ज्वाइन किया था, क्योंकि आप सभी का ही कहना था कि सर हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दीजिए, हमें प्रैक्टिस कराइए, हमें प्रैक्टिस कराइए, एक अलग से क्लास लेकर के आइए, हमारा रिवीजन करा दीजिए। लेकिन जब कल वो क्लास स्पेशली आपके लिए लगाई गई तो उतने बच्चे भी नहीं आए जितने बच्चे आने चाहिए थे। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, इतने आए जितनों का सिलेक्शन होना है। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि सर हमें रिवीजन कराइए और कराया जाता, तो भाई वो क्लास देखो, लाइव मत देखो, रिकॉर्डेड देखो। जिन दोस्तों ने नहीं देखी है अब देख लेना, लेकिन क्लास को जरूर देखना। और अगर देखी है तो आपका स्कोर कितना रहा कल की क्लास में ये मुझे बता दो। और क्या आपको सच में कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया कि हाँ, जब हमने एक भी बार रिवाइज नहीं की इन क्लासेस को, सिर्फ एक बार देखते चले गए तब हम इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम अभी तो बहुत सारा टाइम है, अभी बहुत बार रिवाइज करेंगे, बहुत बार दोबारा से भी पढ़ेंगे, है ना, बहुत प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आप अपने आप आपके अंतर आत्मा से आवाज आ रही होगी कि हाँ जी, हम यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सभी दोस्त मुझे बताएंगे कि क्या आप सभी ने क्लास देखी थी कल की। बहुत बढ़िया, तो मैं देख पा रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों ने क्लास देखी थी और सभी का जो स्कोर है वो भी एकदम टॉप से टॉप है। अब बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हैं, कुछ कह रहे हैं क्विज, भैया क्विज अलग थी, क्विज 20 क्वेश्चन की अलग थी RW एप्लीकेशन पर, और यूट्यूब पर 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आपको अलग कराई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर एक बात लिखी है, अगर ये बात आपको दिखाई दे रही हो बहुत प्यारी सी, तो ये कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। क्या बात कह रहे हैं, आपसे कहा गया है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। अगर कोई व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है, बहुत होशियार है, बहुत जल्दी चीजें सीख जाता है, लेकिन वो काम करना बंद कर दे, और दूसरा व्यक्ति हार्ड वर्क है, मेहनती है, वो थोड़ा उसे कम समझ में जरूर आता है लेकिन वो मेहनत ज्यादा करता है, तो टैलेंटेड बंदा धरा का धरा रह जाएगा और हार्ड वर्क उससे आगे निकल जाएगा। अगर टैलेंटेड ने काम नहीं किया, तुम कितने भी होशियार क्यों ना हो, तुम्हारी मैथ्स कितना भी होशियार क्यों ना हो, तुम्हारे तुम्हारे कंप्यूटर में इससे पहले वाले पेपर में 10 में 10 क्यों ना आए हो, लेकिन अगर तुम रुक गए और कोई बच्चा जिसने अभी मेहनत करना शुरू की और वो लगातार पेपर के एंड तक मेहनत करता रहा, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका हो जाए और तुम्हारा रह जाए। कई बच्चे क्या होते हैं कि सर मेरे तो पिछली बार वाले दिल्ली पुलिस में 85 नंबर आए थे, मैं रनिंग में रह गया था, तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे तो कोई डर ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ पेपर देने जाना है। तो बाबू ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे इस बार भी 85 आ जाएंगे, इस बार भी तुम्हारे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। तो मैं मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है, तो अगर चाहते हो, अगर टैलेंट है तो उसे बरकरार रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, और टैलेंट कम है तो भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आपको करनी ही करनी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो MS एक्सेल होता है ये रो और कॉलमों से मिलकर के बना होता है ना, इसमें रो और कॉलम और सेल वगैरह ये चीजें आपकी होती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे ये आपको एक ऐसे लिस्ट लाइन दिखाई दे रही होगी इस तरह से। ठीक है, दो, तीन, तो ये होते हैं कॉलम। क्या है, ये होते हैं कॉलम। ये ए कॉलम है, ये पूरा ए कॉलम है। तो यहाँ लिखा है कॉलम रन वर्टिकली, यानी कि जो ये कॉलम है जो नीचे की तरफ गई है लाइन, ये तो कॉलम होता है हमारा। ठीक है, और
जो ये वाली लाइन गई है, ये वाली इस तरह से जो ये लेटी हुई लाइन है, इसे हम कहते हैं रो। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, रोज रन हॉरिजॉन्टली एंड कॉलम्स रन क्या है, कॉलम्स रन वर्टिकली। क्लियर है, बिल्कुल। तो जो कॉलम होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं और रो कैसी होती हैं, आपकी लेटी हुई होती हैं। लेकिन जो कॉलम की हेडिंगें हैं वो ऐसे ए बी सी डी के फॉर्म में दिखाई जाती हैं, जबकि जो रो की हेडिंग है वो 1 2 3 4 5 के फॉर्म में दिखाई जाती हैं। अब रो की हेडिंग जरूर ऐसे लिखी है, लेकिन पहली रो कहां से कहां तक होगी, ये वाली पहली रो है आपकी, दूसरी रो ये है, इस तरह से। तो रो और कॉलम क्या होता है ये बात समझ में आ गया आपको, बताएंगे, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी टेबल में 5 कॉलम, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी टेबल में 5 कॉलम और 3 रो हैं, 5 कॉलम और 3 रो हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 कॉलम और 3 रो हैं, तो इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3। ये जो टेबल है आपकी, इसमें कितनी रो और कितने कॉलम हैं, तो आप कहेंगे इसमें जो भैया कॉलम है वो 1 2 3 4 5 हैं, और रो कितनी है, तो 3 इसमें रो है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया क्या रो होती है और क्या हमारा कॉलम होता है। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर कहा गया है आपसे कि जो रो होती हैं यानी कि जो पंक्ति है, एमएस एक्सेल में रो हॉरिजॉन्टल होती हैं और इन्हें 1 2 3 4 5 6 यानी कि गिनती से, यानी कि काउंटिंग से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी, चलो के रूप में लिखा जाता है। कॉलम क्या होता है, कॉलम को हम हिंदी में स्तंभ कहते हैं, और एमएस एक्सेल में कॉलम वर्टिकल होते हैं और इन्हें ए बी सी डी के फॉर्म में दर्शाया जाता है। किस फॉर्म में दर्शाया जाता है, तो इन्हें आपका ए बी सी डी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी, तो यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है कि एम एस एक्सेल में टोटल रो और टोटल कॉलम की संख्या होती कितनी है। तो जो 2003 तक का वर्जन था आपका, है ना, जो 2003 तक का वर्जन था आपका, उसमें क्या था, तो पहले 65,536 रो होती थी और 256 कॉलम होते थे। कितने, 256 कॉलम होते थे, और 256वें कॉलम को हम आई वी के नाम से जानते थे। अभी बात नहीं आई समझ में, मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, अब रो एंड कॉलम इन एम एस एक्सेल इन प्रेजेंट, चाहे वो 365 वर्जन हो, चाहे 2007, चाहे 2010, चाहे 2013, चाहे 2016, चाहे 2019, चाहे 2021 या फिर 2024। अब क्या है, तो अब जो रो की संख्या है वो है 10,48,576, और अब जो कॉलम की संख्या होती है वो होती है आपकी 16,384। क्या होती है, वो होती है आपकी 16,384, और 16,384 वे कॉलम का नाम क्या होता है, तो वो होता है एक्स एफ डी। क्या होगा, एक्स एफ डी। अब बात आती है कि सर थोड़ी सी हमें ये बात समझ में नहीं आई कि ये एक्स एफ डी आई वी ये क्या चीज है, तो समझना। मैंने आपसे कहा, जैसे हम एम एस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं पहले, यहां पर दिखाई दे रहा सभी को, बिल्कुल। अब दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो कॉलम है वो कौन से हैं, वो पहला कॉलम क्या है, ए, दूसरा कॉलम क्या है, बी, तीसरा कॉलम क्या है, सी, चौथा कॉलम क्या है, डी, पांचवा कॉलम क्या है, ई। अब ऐसे ही कर करके, अब ऐसे ही कर करके जब आप जेड पर पहुंच जाओगे, तो अब जेड के बाद कौन सा कॉलम आएगा भैया, 27वें नंबर का जो कॉलम है वो क्या होगा, क्योंकि ए बी सी डी तो 26 तक ही होती है, तो 27वें नंबर पर जो कॉलम है वो डबल ए आ जाएगा। मतलब अब ए बी ए सी ए डी, फिर ऐसे करके जब ए जेड तक आप पहुंच जाओगे, ऐसे करके जब आप ए जेड तक पहुंच जाओगे तो बी ए, फिर बी बी, फिर बी सी, फिर जब बी जेड तक पहुंच जाओगे फिर आ जाएगा सी ए। यानी कि आप लोगों ने नोटिस अगर किया हो कभी, तो जो मोटरसाइकिल होती हैं या जो कार होती हैं, है ना,
तो उन कार के पीछे जो नंबर लिखे होते हैं, है ना, उन कार के पीछे जो नंबर आपके लिखे होते हैं वो कैसे, तो देखो जैसे मेरी गाड़ी का नंबर है UP 83BS 9102 मान लो, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें जो ये BS है ये क्या बता रहा है, तो ये BS बता रहा है कि भाई इससे पहले इतने मॉडल निकल चुके हैं। अब ये कौन सा नंबर का मॉडल है आपका, है ना, तो ये कौन सी सीरीज चल रही है आपकी, तो देखो A से लेकर Z तक 26 तो ये हो गए, ठीक है, इसके बाद AA से लेकर AZ तक 26 और हो गए, ठीक है, इसके बाद B से BS यानी कि यहाँ पर BA से लेकर के BS यानी कि 19, तो आप जोड़ोगे यहाँ पर तो 26 26 52 52 9 61 और 1 1 10 71, यानी कि ये 71वीं सेल है, कौन 71वां कॉलम नंबर होगा, कौन सा, ये 71वीं सीरीज रही होगी। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो यहाँ पर BS है, ये जो BS है आपका, ये कौन से नंबर का कॉलम रहा होगा, तो ये BS 71वें नंबर का कॉलम है, कौन सा है, ये BS हमारा 71वें नंबर का कॉलम है, ठीक है। चलो, तो ये बात आपको समझ में आई कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 29वें नंबर के कॉलम का नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, A से Z तक 26 पे खत्म हो जाता है तो AC होगा, क्या होगा, AC होगा। और इसी तरीके से, है ना, इसी तरीके से सेम टू सेम जब हम 16,384वें कॉलम का नाम निकालते हैं तो वो क्या निकलता है, वो XFD निकलता है। ये बात यहां पर लिखी थी, तो क्या ये बात आपको समझ में आई, इस XFD का अर्थ क्या है या इस IV का अर्थ क्या है, ठीक है, बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड सर। ZZ के बाद क्या आएगा, ZZ के बाद क्या आएगा कि ZZ के बाद A 3 A आ जाएंगे, फिर AAB होगा, फिर AAC होगा, फिर ऐसे करके सीरीज आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है जी। चलो, तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नॉर्मली, है ना, यहां से आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं MS एक्सेल के प्रेजेंट में, वर्तमान में कुल कितने कॉलम होते हैं, तो हम कहेंगे 16,384 कॉलम होते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं MS एक्सेल में रो की संख्या कितनी होती है, तो हम कहते हैं 10,48,500, क्या होगी, 10,48,576 होती, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है, आपको बताएं एक बार मुझे, ठीक है, ये बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमारा MS एक्सेल खुला हुआ है। अगर मैं इसमें सबसे नीचे वाली उस पर जाऊं, कॉलम पर जाऊं, रो पर जाऊं, तो आप क्या देखेंगे, 10,48,576वीं रो है, कौन सी है, 10,48,576वीं आपकी ये रो है, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखोगे 10,48,576वीं रो है। और अगर मैं आखिरी कॉलम पर जाना चाहूं, तो आप देखोगे आखिरी कॉलम हमारा कौन सा है, XFD है, जिसका नंबर कौन सा है, जिसका नंबर है 16,384, क्या है जिसका नंबर है हमारा 16,384। याद रख लेना, इतनी बात, बहुत ज्यादा बात नहीं है ये। अब फॉर गो टू फर्स्ट कॉलम, अगर आप पहले कॉलम पर जाना चाहते हैं, यानी कि A, पहला कॉलम कौन सा होता है, A है हमारा, तो अगर आप पहले कॉलम पर जाना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो बटन दबा देना चाहिए। आप कहीं पर भी मौजूद हो, आप किसी भी कॉलम पर मौजूद हो, आप पहले कॉलम पर आ जाएंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद फॉर गो टू लास्ट कॉलम, तो लास्ट कॉलम यानी कि XFD, इस पर जाने के लिए हम कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाते हैं। फॉर गो टू फर्स्ट रो, पहली रो का नंबर 1 है, तो कंट्रोल के साथ अप एरो। और आखिरी रो पर जाने के लिए, यानी कि 10,48,576वीं रो पर जाने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ डाउन एरो, और इससे आप अपनी आखिरी रो पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, तो कुछ ऐसे देखो, अभी मैं कौन से कॉलम पर हूं, XFD वाले कॉलम पर हूं, मुझे पहले कॉलम पर जाना है, मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाऊंगा, देखो पहले कॉलम A पर आ गई, ठीक है। अभी हम यहाँ पर सबसे आखिरी रो पर हैं, पहली रो पर जाना है, कंट्रोल के साथ अप एरो ऊपर आ गए, कंट्रोल के साथ डाउन एरो नीचे आ गए।
कंट्रोल के साथ राइट एरो लास्ट एरो पर पहुंच, लास्ट कॉलम पर पहुंच गए, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो तो फर्स्ट कॉलम पर पहुंच गई। ये चारों चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब कई बार क्या होता है आपसे ऐसे, आपसे पूछेगा कि एमएस एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं, है ना। मैं आपको एक सवाल देता हूं, आप देखेंगे एमएस एक्सेल में कुल कॉलम होते हैं, ठीक है। अब आप क्या ढूंढोगे यहाँ पे, आप ढूंढोगे नंबर, लेकिन यहां पर आपको नंबर ना मिल करके ऐसे करके दे देगा। अब आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है ना। अब आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखो, 2 का गुणा जब आप 14 बार करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी मतलब 2 की पावर जब आप क्या करते हैं, 2 गुणा 2 ऐसे करते हैं ना, तो देखेंगे 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 2 32, 32 गुणा 2 64, 64 गुणा 2 128, 128 गुणा 2 256, 256 गुणा 2 512, 512 गुणा 2 1024, 1024 गुणा 2 2048, 2048 गुणा 2 4096, 4096 गुणा 2 आपका 8192 और 8192 गुणा 2 16,384। यानी कि 16,384 के लिए हमें कितनी पावर 2 की लगानी होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 2 की पावर जो 14 है, इसका मतलब भी 16,384 ही होता है। तो आपको चाहे 16,384 लिख कर दे दे या 2 की पावर 14 लिख करके दे दे, आप एक ही बात मानेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पहली रो कौन सी होती है, तो पहली रो 1 होती है, लास्ट रो 10,48,576 है, पहला कॉलम ए है, आखिरी कॉलम एक्स एफ डी है। कौन सा है, एक्स एफ डी आपका आखिरी कॉलम यहां पर होता है, ठीक है जी। चलो, तो यहां पर भी वही बात लिखी है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, कि कॉलम वर्टिकली रन करते हैं इस तरह से और रो हॉरिजॉन्टली रन करती हैं इस तरह से, ठीक है। सर आपके अनुसार कोई बुक बता दो कंप्यूटर थ्योरी के लिए। भैया देखो, आप बुक ले लोगे, मैं उसके बाद भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको नोट्स फिर भी बनाने हैं। आप ये सोचें कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूं आपको नोट्स नहीं बनाने पड़े, सिर्फ बुक से काम चल जाए तो चल जाएगा काम, लेकिन आपको काम नहीं चलाना, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो मेरी मानो तो आपको फिर भी नोट्स बनाने चाहिए। बाकी बुक पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, मैं खुद आप लोगों के लिए बुक चेक कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ। आपको जो अब की बार सेल होगी 10 मार्च वाली सेल, उस सेल में रोजगार विद अंकित की आरडब्ल्यूए की बुक मिलेगी, जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस कंप्यूटर ओरिएंटेड होगी। और बुक लेना जरूरी है क्या, आप में से कई दोस्तों को ये लगेगा कि सर हम नोट्स भी बना रहे हैं तो क्या हम फिर भी बुक्स लें। तो देखो, बुक से प्रैक्टिस करने में बहुत मदद मिलती है ना। आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट से कितनी भी प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन जब तक आप अपनी बुक से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन होगी ही नहीं, है ना। क्योंकि जब यूट्यूब पर प्रैक्टिस होती है तो हम चीटिंग भी कर लेते हैं थोड़ी सी, लेकिन बुक से एकदम जेन्युइन रिव्यू आपको आपके पास मिलेगा। और आप देखोगे कि जब आप बुक लोगे, जो आपको बुक मिलेगी, तो एमएस वर्ड के लगभग 200 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन, चाहे 2020 हो चाहे 2023 हो, जितने भी पेपर हाल ही में हुए हैं दिल्ली पुलिस के, सब एमएस वर्ड के एक तरफ मिल जाएंगे, एक्सेल के एक तरफ मिल जाएंगे, ईमेल के एक तरफ मिल जाएंगे। तो बहुत हेल्पफुल आपकी रहेगी। ये अभी नहीं लेनी है, आपको 10 तारीख के आसपास लेनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पर हम एक चीज समझते हैं, एक चीज होती है एमएस एक्सेल के अंदर, एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का मतलब क्या है, तो देखो, जैसे ये हमारा एमएस एक्सेल है। अब एक्सेल बहुत बड़ा है, एक्सेल के अंदर बहुत सारे रो एंड कॉलम है, क्या है, एक्सेल बहुत बड़ा है और एक्सेल के अंदर बहुत सारे रो एंड कॉलम आपके होते हैं। तो अब मान लो मैं अभी यहाँ पर इस वाली कॉलम पर सिलेक्ट कर, इस वाली सेल पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर लिखा दिल्ली पुलिस, ठीक है। तो मैं जो भी लिख रहा हूं या मैं जो भी बदलाव कर रहा हूं, वो जिस सेल पर हो रहा है वो एक्टिव सेल है। वो क्या है, वो हमारी एक्टिव
सेल आपकी होती है। यानी कि जिस तरह से आपने जो सेल वर्तमान में सिलेक्ट कर रखी है, मान लो भी मैंने ये वाली सिलेक्ट कर ली, दिख रही है ये वाली, अब मैं जो भी लिख रहा हूं तो इसी में लिखा जा रहा है, जो भी बदलाव करूंगा इसी में होगा। तो जो सेल वर्तमान में हमने सिलेक्ट की हुई है, जिस पर हमने वर्तमान में क्लिक किया हुआ है, वो एक्टिव सेल होती है, क्योंकि आप जो भी काम करोगे वो उसी के अंदर होगा। ठीक है, चलो इसके बाद तो यही एक्टिव सेल क्या होता है, एक स्प्रेडशीट में वर्तमान में चयनित सेल को एक्टिव सेल कहते हैं। इसे सेल के चारों ओर बोल्ड आउटलाइन के द्वारा पहचाना जाता है। यानी कि आपको ये पता कैसे लगेगा कि कोई कौन सी सेल एक्टिव सेल है आपकी, तो वहां पर क्या होता है कि उसके चारों तरफ एक बॉर्डर आपका आ जाता है। एक्टिव सेल में मौजूदा कंटेंट फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट बात टिक करेंगे इसे, कि जो भी बात आपने लिखी है इसे इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। देखो जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये MS एक्सेल की एक फोटो है, तो ये वाला एक डिब्बा है जिसके ऊपर ऐसे डार्क आउटलाइन सी हो रखी है, मतलब ये आपका एक्टिव सेल है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि जो भी चीज एक्टिव सेल में लिखी होती है वो फॉर्मूला बार में भी दिखती है। बिल्कुल इस बात को नोट डाउन करना कि जो चीज हमारी एक्टिव सेल में लिखी होती है वो चीज एक्टिव सेल के साथ साथ हमें हमारे फॉर्मूला बार में भी दिखाई देती है। कहां पर भी दिखाई देती है, तो हमें फॉर्मूला बार में भी दिखाई दे रही होती है। क्लियर है? ठीक है जी। MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट A1 सेल एक्टिव सेल के रूप में प्रदर्शित होती है। इन MS एक्सेल बाय डिफॉल्ट A1 सेल्स इज डिस्प्लेड एट द एक्टिव सेल। मतलब तो आपको समझना होगा कि जैसे एक्टिव सेल अभी ये वाली है, तो ये कौन सी सेल है, ये हमें कहाँ इसका एड्रेस दिखाई देता है, तो ये सॉरी, जब आप MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो अपने आप कौन सी सेल आपको सिलेक्ट की हुई मिलती है, तो वो A1 सेल होती है। कौन सी? वो A1 सेल होती है जो ऑटोमेटिक सिलेक्ट की हुई मिलती है आपको, है ना। जो अपने आप सिलेक्ट की हुई आपको मिलती है वो कौन सी होती है, वो A1 सेल होती है। ठीक है, चलेंगे जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर MS एक्सेल ओपन किया हुआ है, मैं नई फाइल लूंगा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर नई फाइल ली, जैसे ही मैंने यहाँ पर, एक मिनट रुकेंगे, जैसे ही हमने यहाँ पर नई फाइल ली तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर A1 सेल सिलेक्ट होती है। ये वाली जो है A1 ये वाला जो आपका सेल है ये अपने आप ही हमें यहाँ पर सिलेक्ट हुई मिलती है। यानी कि एक्टिव सेल के फॉर्म में हमें A1 पहला कॉलम, पहली रो, पहली सेल हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो एक्टिव सेल क्या चीज है, जिस पर आपने इतनी सारी सेल में जिस पर आपने अभी वर्तमान में क्लिक किया हुआ है वो एक्टिव सेल है। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर अगला है हमारा, एक होता है नेम बॉक्स। क्या मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला बार के बाईं ओर पर यहाँ पर नेम बॉक्स मौजूद होता है। कहाँ पर नेम बॉक्स मौजूद होता है आपका, तो आप कहेंगे कि ये हमारा फॉर्मूला बार है, ये फॉर्मूला बार है, इस फॉर्मूला बार के बाईं ओर यहाँ पर एक नेम बॉक्स मौजूद होता है। अब नेम बॉक्स क्या चीज है, यहां पर देखो दिखाई दे रहा है A1 लिखा हुआ है, तो ये नेम बॉक्स क्या चीज है, इसका मतलब होता है कि नेम बॉक्स में एक्टिव सेल का सेल एड्रेस दिखाई देता है। क्या, जो नेम बॉक्स होता है, आप जिस भी सेल को सिलेक्ट करोगे उस सेल का जो पता है वो हमें हमारे नेम बॉक्स में दिखाई देता है, वो हमें यहां पर दिखाई देता है। कैसे, तो अब देख लेते हैं। ऐसे देखो क्या होता है नेम बॉक्स, तो प्रत्येक सेल का अपना खुद का एक क्या होता है, सेल एड्रेस होता है। जैसे आपका हमारे घर का पता है, वैसे ही प्रत्येक सेल का अपना खुद का एक सेल एड्रेस आपका होता है, जो हमें नेम बॉक्स में शो होता है। कहां पर, वो जो सेल एड्रेस है वो कहां शो होगा, वो हमें नेम बॉक्स में शो होता है। नेम बॉक्स की सहायता से हम स्प्रेडशीट की किसी भी सेल पर डायरेक्ट सेल एड्रेस को भरकर जा सकते हैं, और नेम बॉक्स में बाय डिफॉल्ट A1 सेल सिलेक्ट होती है, A1 सेल एड्रेस आता है बाय डिफॉल्ट। मतलब भैया जब MS एक्सेल को ओपन कर रहे हैं तो अपने आप जब सेल A1 सिलेक्ट है तो फिर नेम बॉक्स में भी नाम क्या आएगा, A1 ही आपका आता है।
क्लियर है? वेरी गुड। अब सेल एड्रेस हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सेल एड्रेस है और कैसे सेल एड्रेस बनता है, क्योंकि यहां से भी सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लो। किसी सेल एड्रेस को लिखते समय पहले कॉलम और फिर रो को लिखते हैं। इस बात को याद रखना कि कोई भी सेल एड्रेस तब हो सकता है जब आप पहले कॉलम को लिखेंगे उसके बाद रो को लिखेंगे। अगर आप पहले रो बाद में कॉलम लिखेंगे तो वो सेल एड्रेस नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो एक्टिव सेल का सेल एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? एक्टिव सेल का सेल एड्रेस हमें नेम बॉक्स में दिखाई देता है। अब हम कैसे किसी सेल का सेल एड्रेस निकाल सकते हैं कि उसका सेल एड्रेस क्या है, तो समझो। अभी सभी चीजें, जो भी चीजें मैंने आपको कराई हैं आज की क्लास में, मैं एक बार आपको रिपीट कराऊंगा। ठीक है, पहले देखें, पांचवी रो का सातवां स्तंभ का सेल एड्रेस क्या होगा? व्हाट विल बी द सेल एड्रेस ऑफ सेवेंथ कॉलम एंड फिफ्थ रो? अब रो को कैसे डिनोट करते हैं? रो को डिनोट करते हैं 5 से। कैसे? रो को डिनोट करते हैं नंबर से, तो रो तो 5 की 5 रहेगी। और कॉलम कौन सा है? सातवां। अब सातवां कॉलम का मतलब क्या हुआ? कॉलम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी। तो 7 नंबर पर सातवां कॉलम यानी कि जी। तो इसका जो एड्रेस है वो क्या हो जाएगा? हमारा सेल एड्रेस, इस सेल का सेल एड्रेस G5 होगा। क्या होगा? इस सेल का जो सेल एड्रेस है हमारा वो G5 होगा। तो ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई है ना? ये बात मैक्सिमम लोगों को समझ में आपकी आ चुकी है। 20वीं पंक्ति के 10वें स्तंभ। अब कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में आप लोग ये गलती कर देते हैं कि स्तंभ को तो रो समझ लेते हैं और पंक्ति को कॉलम समझ लेते हैं, जबकि या तो इसकी हिंदी याद रखो, पंक्ति का मतलब रो होता है, स्तंभ का मतलब कॉलम होता है। और नहीं याद रख पाओ तो इंग्लिश पढ़ लो, 10वां कॉलम 20वीं रो। अब 10वें कॉलम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 10वां कॉलम यानी कि 10वें नंबर पे क्या आता है? जे आता है। और रो कौन सी है? 20वीं। यानी कि इसका जो सेल एड्रेस है वो क्या हो जाएगा? वो हमारा J20 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वो हमारा यहां पर J20 हो गया। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? बताएंगे यहां तक की बात में कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है आप लोगों को, है ना? एक बार सभी दोस्त मुझे बता दें कि यहां तक की सभी बातें आपको समझ में आ गई, यस करके, है ना? देखो गलती कर दी ना, एक भाई T10 बता रहे हैं। भाई T10 कब होगा? T10 कब होगा? जब 20वीं कॉलम होगा और 10वीं रो होगी। यहां क्या है? 10वां कॉलम है, 20वीं रो है, तो यही गलती से तो बचना है। मैक्सिमम लोगों को बातें समझ में आ चुकी हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो सेल एड्रेस बता दो भैया। सेल एड्रेस में कुछ भी नहीं है। सेल एड्रेस क्या होता है, कैसे बनता है कोई सेल एड्रेस? तो पहले कॉलम का नाम लोगे, फिर रो का नाम लोगे, तभी वो एक सही सेल एड्रेस माना जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद हम जानते हैं सेल रेंज के बारे में। रेंज क्या होता है जी? तो समझेंगे पहले एक एक करके कि देखो, एक या एक से ज्यादा सेल्स के समूह को सेल रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक या एक से ज्यादा सेल के समूह को सेल रेंज कहते हैं। और सेल रेंज को कॉलोन सिंबल से दर्शाते हैं। कैसे? कॉलोन के साइन से दर्शाते हैं। जैसे कि देखो, मतलब क्या है इस बात का समझिएगा। ये एमएस एक्सेल खुला हुआ है, ठीक है? ये क्या है आपका? एमएस एक्सेल खुला हुआ है, मान लो। दिखाई दे रहा है? अब मैं क्या चाहता हूं कि मैंने यहां पर कुछ नंबर लिखे, मान लो मैंने यहां पे लिखा कांस्टेबल, मैंने यहां पे लिखा HCM, मैंने यहां पर लिखा AWO और मैंने यहां पर लिखा ड्राइवर। दिख रहा है आप सभी को? अब मैं ये चाहता हूं कि इस पहली सेल से लेकर के इस यहां तक कि ये चारों सेलें क्या हो, एक साथ सिलेक्ट हो, जिससे कि मैं इनके अंदर एक साथ क्या कर सकूं, एक साथ इनमें मैं कलर कर सकूं, इन्हें बोल्ड कर सकूं। मतलब ये मुझे एक रेंज सिलेक्ट करनी है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, या तो आप अपने माउस से इस पर क्लिक करके और ऐसे करके सिलेक्ट कर लो। ठीक है,
या फिर आप अपने कीबोर्ड से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो हमारी होती है ये A1 से लेकर A4, तो ये हमारी एक सेल रेंज हो गई। क्या हो गई? जैसे हम कहते हैं ना कि मेरी रेंज वहां तक है, मेरी पहुंच वहां तक है, वैसे ही ये सिलेक्ट कितना है आपका, A1 से लेकर A4 तक आपका सिलेक्ट है। कैसे? तो देखेंगे। अब यहां पर आपसे पूछा है MS एक्सेल में कौन सा विकल्प A1 से A5 की रेंज को दिखाता है, तो आप कैसे दिखाएंगे इसे? तो आप कैसे दिखाएंगे इसे? ठीक है, तो आप कहेंगे भैया A1 से लेकर के A5 तक की रेंज यहां पर ऐसे दिखाएंगे बस। रेंज को किससे दिखाते हैं? तो कॉलोन के साइन से दिखाते हैं। किससे? कॉलोन के साइन से आपका दिखाते हैं। ठीक है जी, तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। जब हम MS एक्सेल में रेंज सिलेक्ट करते हैं तो पहले सिलेक्ट की है उसका नाम नेम बॉक्स में शो होता है। यानी कि जब भी आप किसी सेल रेंज को, किसी रेंज को सिलेक्ट कर रहे हो, तो जो सेल आपने पहले क्लिक किया है और जहां तक आपने सिलेक्ट किया है, तो जो पहले सेल सिलेक्ट की थी उसी का सेल एड्रेस आपको नेम बॉक्स में दिखाई देता है। जैसे कि यदि MS एक्सेल में सेल E8 से D4 रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में कौन सा सेल एड्रेस शो होगा? बताओ बताओ। तो आप क्या कहेंगे? नेम बॉक्स में E8 शो होगा, क्योंकि ये पहले सिलेक्ट किया था। यदि MS एक्सेल में G1 से लेकर P8 तक की रेंज को सिलेक्ट किया जाता है तो नेम बॉक्स में क्या शो होगा? तो नेम बॉक्स में हमारा यहां पर G1 शो होगा। क्या होगा? G1 शो। ठीक है, चले। इसके बाद एक चीज आती है निकल करके टोटल नंबर ऑफ सेल। यानी कि यदि आपको टोटल नंबर ऑफ सेल निकालनी है, आपको कॉलम और रो की संख्या दी गई है, तो आप क्या कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ सेल निकालने के लिए गुणा कर दिया जाता है कॉलम और रो की संख्या का। क्या कर दिया जाता है? गुणा कर दिया जाता है कॉलम और रो की संख्या का। तो इस चीज को समझाने से पहले मैं एक बार आपको रिवीजन कराना चाहूंगा जो भी बातें हमने आज की क्लास में पढ़ी, जानी, परखी। ठीक है, हालांकि हमने बहुत कम चीजें पढ़ी हैं, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने पहली बार ये चीजें समझ रहे हैं, तो हो सकता है किसी को कुछ कम समझ में आया हो, तो एक बार जो भी बातें मैंने आज की क्लास में बताई हैं उन्हें मैं रिपीट करने जा रहा हूं। तो प्लीज जो भी कमेंट आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो उस सबको वहीं के वहीं रोक दो और समझने पर फोकस कर लो। ठीक है भैया, तो ध्यान से समझेंगे कि MS एक्सेल में जो ये ABCD करके दिए होते हैं ये कॉलम होते हैं, और जो ऐसे लेटे हुए होते हैं ये हमारी रो होती है। कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम को ABCDEFG करके आपका डिनोट किया जाता है, जबकि रो को 1 2 3 के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। कॉलम वर्टिकल होते हैं जबकि रो हॉरिजॉन्टल होती हैं। क्लियर है? इसके बाद हम आगे बढ़े और हमने जाना कि MS एक्सेल के जो पुराने वर्जन हैं 2003 तक का, उसमें जो रो की संख्या मैक्सिमम होती थी वो आपकी 65,536 होती थी, और कॉलम की जो संख्या मैक्सिमम होती थी वो आपकी 256 होती थी। और 256वें कॉलम का नाम क्या था? तो वो IV था। क्या था 256वें कॉलम का नाम? तो वो IV हुआ करता था। ठीक है, फिर 2007 से लेकर अब तक के जितने भी वर्जन हैं उन सभी में रो की जो संख्या है वो 10,48,576 हो गई, और कॉलम की जो संख्या है वो 16,384 कर दी गई बढ़ा करके। क्यों? क्योंकि पहले टाइम पे उतना ज्यादा एक्सेल वगैरह यूज नहीं होता था आपका, तो क्या था कि आपका जब यूज नहीं होता था तो फिर उतनी जरूरत भी नहीं पड़ती थी। लेकिन अब जब आप लोग क्या करेंगे कि जब आप पेपर देकर आएंगे और हम आपसे गूगल फॉर्म का डेटा भरवाएंगे, तो भाई 1-1 लाख डेटा तो आप ही लोग भर देते हो। जो गूगल फॉर्म आप लोग भरते हो वो गूगल फॉर्म का डेटा एक्सेल के फॉर्म में हमारे पास आता है। अब 1 लाख बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा, और अगर पुराना वाला MS एक्सेल हो जिसमें 65,536 ही रो हैं, तो फिर तो डेटा आ ही नहीं पाएगा। इसलिए इसलिए ऐसे बड़े बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए एक्सेल की लिमिट को बढ़ाया गया और 10,48,576 रो कर दी गई, और कॉलम कर दिए गए आपके 16,384। 16,384 कॉलम को आप 2 की पावर 14 भी कह सकते हैं, है ना? 2 की पावर 14 भी कह सकते हैं। ठीक है जी, चलो।
यहां तक की बात मैंने आपको बता दी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और ये 2 की पावर 8 के बराबर होता है ना। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। हाँ, 2 की पावर 8। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इसके बाद मैंने बताया कि अगर आप पहले कॉलम पर जाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबा दो, आखिरी कॉलम पर जाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ राइट एरो दबा दो, पहली रो पर जाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ अप एरो दबा दो, और आखिरी रो पर जाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबा दो। ठीक है, चलिए। इसके बाद आप देखेंगे कि एक्टिव सेल क्या चीज होती है। तो एमएस एक्सेल में बहुत सारे छोटे छोटे डिब्बे हैं। जिस डिब्बे को आपने वर्तमान में सिलेक्ट किया हुआ है वही डिब्बा क्या है, वही सेल आपकी एक्टिव सेल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी सेल एक्टिव सेल है? तो जो एक्टिव सेल होती है उसका सेल एड्रेस, उस सेल का पता हमें नेम बॉक्स में दिखाई देता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो भी कुछ आपने उस सेल एड्रेस में लिखा हुआ है वो उस सेल के साथ साथ आपको फॉर्मूला बार में भी दिखाई देता है। ये सवाल पूछा ही पूछा जाएगा कि एक्टिव सेल का कंटेंट और कहां दिखाई देता है। तो एक्टिव सेल का कंटेंट आपको कहां पे, फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखेंगे, है ना। और बाय डिफॉल्ट जब भी हम अपने एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमें एक्टिव सेल के फॉर्म में कौन सी सेल दिखाई देती है? तो आप कहेंगे A1 सेल दिखाई देती है, क्योंकि अपने आप जो सिलेक्ट हुई मिलती है हमें सबसे पहले वो वही A1 मिलती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेम बॉक्स क्या चीज है जी? तो जो एक्टिव सेल अभी आपने समझी है ना, जो एक्टिव सेल आपने समझी उस सेल का जो पता है वो हमें हमेशा नेम बॉक्स में दिखाई देता रहता है। एक्टिव सेल का सेल एड्रेस नेम बॉक्स में शो होता है। और जब भी हम बाय डिफॉल्ट, जब भी हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उस नेम बॉक्स में A1 लिखा होता है। क्यों लिखा होता है A1? क्योंकि एक्टिव सेल ही A1 है और एक्टिव सेल का ही तो पता हमें दिखाई दे रहा है वहां पर। तो बिल्कुल ये बात भी आपकी सही है। ठीक है, तो नेम बॉक्स में बाय डिफॉल्ट A1 सेल आपकी होती है। और आप चाहो तो इस A1 को मिटाकर जिस भी सेल का सेल एड्रेस यहां पे भरोगे आप उस सेल पर डायरेक्टली पहुंच जाओगे। ठीक है जी, चलो इसके बाद हम बात करते हैं नेम बॉक्स की। नेम बॉक्स क्या चीज है भैया जी? तो प्रत्येक सेल का अपना एक सेल एड्रेस होता है। क्या होता है? ये मैं आपको बता चुका हूं, जस्ट नेम बॉक्स ही तो बताया है। सेल एड्रेस क्या चीज है जी? तो प्रत्येक सेल का अपना एक खुद का पता होता है। अब वो पता हम कैसे निकालेंगे? तो उसका कॉलम और उसकी रो, उससे हमें उसका पता चल जाता है। तो सेल एड्रेस लिखा कैसे जाएगा? तो जब भी आपको सेल एड्रेस लिखना है तो पहले कॉलम का नाम और फिर रो का नाम आता है। पहले कॉलम का नाम देन रो का नाम आपका आता है। और एक्टिव सेल का सेल एड्रेस हमें नेम बॉक्स में शो होता है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बता दिया कि 5वीं रो और 7वें कॉलम का मतलब है G5, 20वीं रो और 10वें कॉलम का मतलब है आपका J20। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 9वीं रो और 18वां कॉलम, बताओ इसका सेल एड्रेस क्या होगा? बताओ इसका सेल एड्रेस क्या होगा, है ना। इस सेल का सेल एड्रेस क्या होगा बताएंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। बताएंगे जल्दी से। लगभग लगभग 99% लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। वेरी गुड, ऐसे ही आपको चीजें करनी है ना। तो 18वें कॉलम का मतलब क्या है? 18वें कॉलम का मतलब होता है आपका, 18वें कॉलम का मतलब होता है आपका कौन सा? आर। और रो कौन सी है? 9वीं, तो R9। इस सेल का सेल एड्रेस क्या हो गया हमारा? R9 हो गया। आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वही 99% लोग आंसर सही कर रहे हैं, बाकी 1% लोग भी ठीक कर लेंगे जब थोड़ा और ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद मैंने आपको बताया एक चीज, मैंने बताई सेल रेंज। तो आप एक बार में कितने एरिया को सिलेक्ट कर रहे हैं उसे हम सेल रेंज कहते हैं।
और सेल रेंज को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो कॉलन से करते हैं। यानी कि अगर आपको D5 से लेकर के E10 तक की रेंज को सिलेक्ट करना है तो आपको कैसे लिखोगे उसे, E5:D5:E10 ऐसे लिख, है ना। ये ब्रैकेट वगैरह नहीं आएंगे, नॉर्मली D5:E10 ऐसे हम इसे लिखते हैं। ठीक है, चलो, तो ये भी मैंने आपको रिवीजन करा दिया। इसके बाद सेल रेंज मैंने आपको बता ही दी। फिर हमने कहा जब हम सेल रेंज सिलेक्ट करते हैं तो जो कॉलम हमने पहले सिलेक्ट किया और जो बाद में किया, तो नेम बॉक्स में पहले वाले का नाम आता है। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने आपसे कहा कि एक अगर सेल रेंज हमें दे दी जाए कि यहां से लेकर यहां तक के कॉलम, हम यहां से लेकर यहां तक की सेल सिलेक्ट की है, तो उस सेल रेंज में कुल कितनी सेल हैं ये कैसे पता चलेगा, है ना। ये कैसे आपका पता चलेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, टोटल नंबर ऑफ सेल निकालने के लिए कॉलम और रो क्या गुणा कर देना होता है। देखो, चीजें अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं, बहुत कठिन नहीं है लेकिन थोड़ी सी, तो आपको दिमाग अपना लगाना पड़ेगा, है ना। सभी बच्चों को चीजें समझ में आएंगी, थोड़ा सा आपको दिमाग और लगाना पड़ेगा, क्योंकि यही वो सवाल हैं जो आपको 10 में से 10 कराएंगे। ठीक है, यही वो चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ करके आपका सिलेक्शन सिक्योर कराएंगी। तो ध्यान से समझिएगा, क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल इन सिलेक्टेड रेंज निकालने के लिए कॉलम व रो की संख्या का गुणा करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ये आपके सामने क्या है, एक टेबल है, तो बताओ इसमें टोटल सेल कितनी है, इसमें टोटल सेल कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, इसमें टोटल सेल कितनी है आपकी। वेरी गुड। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इस टेबल में जो टोटल सेल है वो 4 हैं। कैसे पता, क्योंकि क्लियरली दिख रही हैं। अच्छा, अगर नहीं दिखती तो हम कैसे पता करते, तो भाई 2 कॉलम है 2 रो हैं, यानी कि 2 × 2 = 4। ठीक है, अब यहाँ तो छोटी सी टेबल थी तो हमें पता लग गया कि इसमें 4 हैं टोटल, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी रेंज दी होगी तो हम कैसे पता करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देखो A1 से लेकर के, A1 वाली सेल से लेकर के और E8 तक की सेल सिलेक्ट है, ये पूरी रेंज सिलेक्ट है आपकी। तो इस पूरी रेंज में कुल कितने, इस पूरी रेंज में कुल ई नहीं, A1 से लेकर के E8, इस पूरी रेंज में कुल सेल कितनी होंगी ये कैसे पता चले। अब एक एक करके काउंट करोगे तो देर लगेगी, है ना, 1 2 3 4 ऐसे करोगे तो देर लगेगी। तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 से 8 तक, तो 8 है, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम, तो ए से लेकर ई, यानी कि A B C D E 5 कॉलम हैं, तो 8 × 5 करने पर ये 40 हो जाए, क्या हो जाएगा, 8 × 5 करने पर ये 40 सेल टोटल हमारी हो जाएंगी। ठीक है, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। इस बार वाले 2023 वाले पेपर में ये नहीं पूछी गई, लेकिन 2020 में ये खूब पूछी गई थी, और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना बिल्कुल है। ठीक है, चलो, अब जो लोग 48 आंसर दे रहे हैं वो खुद देखें कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं, समझिएगा, अभी दिमाग घूमेगा थोड़ा सा। देखो, A1 से लेकर E10 तक की रेंज में कुल कितने, A1 से लेकर A10 तक की रेंज में कुल कितने हमारे यहाँ पर सेल सिलेक्ट होंगी, A1 से D9 तक कुल कितनी सेल सिलेक्ट होंगी, A6 से F6 तक की रेंज सिलेक्ट करने पे कुल कितनी सेल सिलेक्ट होंगी, तो एक बार मुझे एक एक करके बता दो, है ना, अपने हिसाब से निकालो और मुझे बताओ कि कितनी कितनी सेल यहाँ पर सिलेक्ट होंगी।
तो बहुत बढ़िया, मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा बेहतर आंसर आप लोग कर रहे हैं कि A1 से A10 तक जब हमने देखा तो देखो भाई A से A, यानी कि ये तो कॉलम तो पहला ही रहा, एक कॉलम वही कॉलम है, लेकिन रो 10 हो गई, 1 से 10, यानी कि पहली वाली सेल में टोटल 10 सेल है पहली वाली रेंज में, ठीक है। लेकिन ए से डी, अब कॉलम कितने हैं ए से डी, ए भी लिखा है डी भी लिखा है, यानी कि ए को भी गिनेंगे और डी को भी लिखेंगे, ए बी सी डी, यानी कि कॉलम हो गए 4 और रो कितनी है 1 से लेकर 9 तक, यानी कि कॉलम हो गए 9 और 9 चौक कितने होते हैं 36 होते हैं, तो सॉरी रो हमारी हो गई 9 और कॉलम हो गए हमारे 4, तो इसमें टोटल सेल हो गई 36। यहां तक भी दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत समझना आएगी कहां पर, A6 से लेकर F6 तक बताओ कितने यहां पर होंगे, है ना। A6 से लेकर F6 तक अगर हम रेंज को सिलेक्ट करें तो कुल कितने होंगे, और यहां पर आप लोग गलती कर दोगे, है ना, यहां पर आप लोग गलती कर दोगे। कैसे गलती करोगे, देखो मैं क्या कह रहा हूं, A6 से लेकर F6 तक, तो भाई A6 ये है, देख लेना प्रैक्टिकली, A6 ये है, F6 ये है, ठीक है। तो A6 से F6 तक टोटल कितने सिलेक्ट हुए, 1 2 3 4 5 6, और आप लोग आंसर क्या दे रहे हो, आप लोग आंसर दे रहे हो 36। किस हिसाब से भाई, यहां पर आप देखें A6 और F6, यानी कि जो रो है वो तो छठी ही वहां पर कॉन्सोनेंट रही, छठी फिक्स रही, तो रो तो 6 हुई आपकी, कॉलम कितने हैं, तो ए से सॉरी रो तो एक ही रही ना, रो का नंबर मत देखो, रो देखो कितनी रो हैं, तो ये तो एक ही रो रही, तो यहाँ तो एक रो, और कॉलम कितने हो गए, तो ए से एफ तक 6 कॉलम हो गए, यानी कि यहाँ पर 6 आएगा ना कि 36, यहाँ पर 6 आएगा ना कि 36, ठीक है। अगर यहां पर ऐसा होता कि A6 कॉलोन आपका नहीं A1, यहां पर होता A1 कॉलोन F6, तब आपका आंसर 36 होता, लेकिन यहां पर जो भैया 6 नंबर रो तो वही है ना, वही की वही रुकी हुई है, सिर्फ कॉलम कॉलम बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो इसके नीचे वाले को देखो, ये बढ़िया है, अगर आपने इन्हें निकालना सीख गए तो मानो कि आप फिर ये कॉन्सेप्ट सीख गए पूरा। इसमें कुल कितने कॉलम हैं, इसमें कुल कितनी सेल हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मान लो निकालो ही मत, अभी रुक जाओ थोड़ा सा। आपको क्या करना है, देखो जब ए से दिया होता है तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, लेकिन जी से एक्स तक, तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये एक्स 24 हो गया, जी आपका कौन सा होता है 7वां होता है, तो 24 में से 7 घटा देंगे और आपके कितने मान लेंगे 17 मान लेंगे, नहीं देखना, इस जी से एक्स तक कौन कौन से कॉलम आते हैं, तो हम कहेंगे जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। अब कितने कॉलम हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 कॉलम हैं, तो 18 कॉलम। अब रो कितनी है, तो हम लोग क्या गलती कर देते हैं, हम 20 में से 9 घटाकर 11 निकाल लेते हैं, नहीं भाई 9 भी काउंट होगा, 9 भी काउंट होगा, तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितने हो गए हमारे 12 हो गए, और 12 का गुणा जब हम 18 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो हम कहेंगे 180 और 12 दूनी 36, यानी कि 216। तो यहां पर टोटल सेल कितनी हुई हमारी 216। ये गलती आप लोग करते हैं, समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, है ना। मैं इसीलिए अब धीमे धीमे लेकर चल रहा हूँ इन चीजों को, कि यहाँ पर क्या लॉजिक है आपका कि G9, तो हम गलती ये कर देते हैं कि X में से G घटा देते हैं, जबकि नहीं, हमें ये 24 नंबर भी काउंट करना है और हमें ये 7 नंबर भी काउंट करना है, तो हम 24 में से 7 ना घटा करके, अगर जल्दी करना है तो इससे एक कम वाला घटाओ, यानी कि 24 में से 6 घटाओ 18, ऐसे ही 20 में से 9 मत घटाओ, 20 में से 8 घटाओ 12, और आप बहुत जल्दी आंसर निकाल लोगे, है ना, आप यहां से बहुत जल्दी आंसर निकाल लोगे, ठीक है।
चलो एक और दिया है यहां पर हमें, R23 से Y41, R23 से Y41, R23 से Y41। बताओ जल्दी से कि इस सेल रेंज के बीच में कुल, इस सेल रेंज के बीच में कुल कितनी क्या होंगी आपकी सेल होंगी, बताओ, है ना। चलो, जिन लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है भाई दोबारा देखना और इसकी बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। सिर्फ यही एक तरीका है, मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर बता चुका हूँ कि जो यहाँ दिया है इसे भी जोड़ना है, इसे भी जोड़ना है, इसे भी, तब जो आएंगे उसके अकॉर्डिंग। बार दोबारा समझा रहा हूँ मैं, समझो, है ना। ये मत सोचो कि उसी नंबर से जोड़ना है, आप इसी वाले से समझोगे, अगले से समझ लो, सेम चीजें हैं। सर एक्स का 20 कहाँ गया, एक्स का 20 कहाँ गया मतलब, भैया 20 तो ये 9 से लेकर 20 है ना, ये तो कॉलम में काम, ये तो रो काउंट करने में काम आएगा। अब यहां देखो, अगर आपको जल्दी निकालना है तो आप y की वैल्यू 25 होती है, r की वैल्यू 18 होती है, तो 25 में से 18 मत घटाओ, 25 में से 17 घटाओ तो 8 बचेंगे। 41 में से 23 मत घटाओ, 41 में से 22 घटाओ, कितने बचेंगे, 19 बचेंगे। और जब आप इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 152। कितना हो जाएगा, क्योंकि अगर जब आप 20 अट्ठे 160 और में से 8 घटा देंगे तो 152, ठीक है। अब अगर ये वाली बात घटाने वाली समझ में नहीं आई तो फिर लिख कर देख लो कितने कॉलम बन रहे हैं आर से लेकर वाई तक, क्योंकि आर भी सिलेक्ट होता है और वाई भी सिलेक्ट होता है। तो आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, कितने कॉलम हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यही 8 तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहां पर, यही 8 तो मैंने यहां पर डायरेक्ट लिख दिया था। ऐसे ही 23 से 41, तो 23 भी काउंट होगा और 41 भी काउंट होगा। तो हम यहां पर डायरेक्ट 41 में से 23 ना घटाकर 22 घटाएंगे, क्योंकि 23 हमें अपनी पार्टी में लेना है। तो फिर ये 19 बचेगा और इसका गुणा कर दिया 152। अब मुझे बता दो कौन ऐसा है जिसे ये समझ में नहीं आया। अब भी क्या कोई ऐसा है भाई जिसे ये चीजें समझ में नहीं आई, बहुत बढ़िया तरह से जो समझाया जा सकता है मैंने आपको एक बेहतरीन तरह से यहां पर समझाने की कोशिश की, ठीक है, वेरी गुड। अब लास्ट चीज और समझ लेते हैं आज की क्लास की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके पेपर में आपसे पूछी जाएगी, और वो क्या है। तो जब भी हम एमएस एक्सेल में किसी सेल में कुछ लिखते हैं, जैसे मान लो मुझे यहां पर लिखना है दिल्ली पुलिस, मुझे दिल्ली लिखना है, मान लो सिर्फ दिल्ली, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा है, तो ये किधर की तरफ लिखा गया है इस सेल में, तो आप कहोगे भैया जी ये इस सेल में लेफ्ट साइड की ओर लिखा गया है, लेफ्ट साइड की ओर। ये सेल तो काफी बड़ी है, यहां से लेकर यहां तक की है, लेकिन ये लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखा गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी की जगह पे कोई नंबर लिख दूं तो वो राइट साइड में लिखा जाता है, तो वो अपने आप राइट साइड में आपका लिखा जाता है ना। तो अगर यही बात है, अब आपके मन में आएगा कि सर अगर मैं नंबर के साथ लेटर लिख दूं तो लेफ्ट रहेगा, आपके मन में आएगा सर नंबर के साथ कोई सिंबल लिख दूं तो भी लेफ्ट रहेगा, लेकिन जब ओनली नंबर होंगे तो वो राइट साइड में आपका राइट अलाइनमेंट में होता है। तो यही बात लिखी है कि एक्सेल में नंबर लिखें तो राइट अलाइनमेंट होता है, और एक्सेल में टेक्स्ट लिखें तो लेफ्ट अलाइनमेंट से लिखा जाता है। इफ यू राइट इन टेक्स्ट इन एक्सेल देन राइटिंग स्टार्ट्स विद लेफ्ट अलाइनमेंट, एंड इफ यू राइट द नंबर इन एक्सेल देन राइट अलाइनमेंट कम्स, ठीक है जी। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ होमवर्क के लिए दे देता हूं जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं, है ना, वेरी गुड। ये कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, सर मेरे समझ में थोड़ा सा कम आया है बट बार बार ट्राई करूंगी, कब तक समझ में नहीं आएगा। ये चीज जब आप अपने अंदर ले आओगे ना तो निश्चित तौर पर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने क्या कहा, शुरू की लाइन ही आज की ये थी हमारी कि जो टैलेंट होता है ना वो हार्ड वर्क से पीछे रह सकता है। हो सकता है किसी बच्चे को ये एक ही बार में समझ में आ गया हो लेकिन वो प्रैक्टिस ना करे, और हो सकता है जैसे किसी को थोड़ा कम समझ में आया हो लेकिन वो इतनी प्रैक्टिस कर दे तो वो उससे भी होशियार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो 9th-10th में टॉपर होते हैं बच्चे अपने स्कूल के, वो जिंदगी में बहुत ज्यादा अच्छा कर जाएं इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो बैक बेंचर होते हैं
जो मेहनती होते हैं, है ना, जिन्होंने बुरी परिस्थितियां भी देखी होती हैं, हर तरीके से लड़े वो देखा होता है उन्होंने, वो बहुत आगे तक भी चले जाते हैं, है ना। तो इस चीज को आपको देखना है। मैं थोड़े से आपको होमवर्क में दे देता हूं, तो इसे आप ट्राई करिएगा। देखो, आपको निकालना है A1 से लेकर के J12 तक टोटल कितनी सेल निकलेंगी, ठीक है। अब ये सीधी सीधी वाली तो आसान होती है निकालना, इसको बताना, ठीक है। ये निकालने हैं आपको, ठीक है। इनका ट्राई करना, 1 2 3 4 5। कल की क्लास में मैं आपको इन पांचों का उत्तर बताऊंगा, तो आप इसे ट्राई करिएगा, एक, है ना। और कोशिश करना एक से ज़्यादा बार ट्राई करना, जिससे कि अगर आपका आंसर थोड़ा ऊंचा नीचा भी आए तो आप ये कंफर्म कर सको कि हाँ वही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। चलो, तो मैंने कोशिश की आपको बहुत अच्छे तरह से चीज़ों को समझाने की, बहुत स्लो स्लो हमने चीज़ें की, बहुत कम जानकारी हमने आज की क्लास में पढ़ी, लेकिन समझ में आना चाहिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास भी बेहद अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक शानदार सेशन के साथ, है ना। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, है ना, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करिए। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।